साहित्य एवं अनुवाद विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत और अभिनंदन है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अनुवाद की उपादेयता, प्रासंगिकता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्वीकृति, उसके महत्व आदि को भी ध्यान में रखते हुए चर्चा कर रहे हैं। और हिंदी साहित्य में अनुवाद भी एक विधा की तरह स्वीकृत हो गया। गद्य विधाओं में जिस तरह पत्रकारिता एक विषय बन गया, उसी तरह अनुवाद भी एक अनुशासन के रूप में स्वीकृत हुआ। हिंदी के प्रतिष्ठित अनेक रचनाकार, साहित्यकार, कवि, गद्यकार, उन्होंने अपनी पहचान एक साहित्यकार के साथ साथ अनुवादक के रूप में भी बनाई। जिस तरह साहित्य में राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता, इस पर प्रचुर मात्रा में लेखन हुआ, आह्वान हुआ। कवियों ने इस राष्ट्र की एकता के अनेक आयाम उद्घाटित किए, मार्ग प्रशस्त किए। इसी तरह अनुवाद ने भी अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देश को, पूरे देश की संस्कृति को उद्घाटित करते हुए उस सांस्कृतिक मूल के ऐक्य भाव को उद्घाटित किया। यानी संस्कृति के मूल में एक ही तत्व है जो पूरे देश को, अनेक भाषाभाषी प्रयोक्ताओं को, नागरिकों को जोड़ता है। उसी तरह भाषा और साहित्य की तरह अनुवाद भी वो समेकित संस्कृति का उद्घाटक बनता है। अनुवाद ने और अनुवादकों ने अनूदित कृत्य के माध्यम से, अनूदित कार्य के माध्यम से इस बात को रेखांकित किया, उस पर बल दिया कि हम पूरे देश की एकता को, संगठन को शक्ति मानते हुए उसका स्वागत और अभिवादन करते हैं। हम न जाने कब से, बाल्यकाल से ये बात पढ़ते सुनते आए हैं कि एकता में बल है। इसीलिए ये सूत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि जब जब हम एकता छोड़ते हैं, विभक्त होते हैं, बट जाते हैं, तब तब हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारे देश पर संकट आता है। इसलिए इस तरह की अनेक सूक्तियों के माध्यम से हम पूरी वसुधा को एक कुटुंब की तरह देखते और देखना भी चाहते हैं। इसलिए हम कहना ये चाहते हैं कि अगर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम एकत्रित रहें, मिलजुल कर रहें, संगठित होकर समाज के कल्याण के निमित्त समस्त कार्यों का निष्पादन करें, तो निस्संदेह हमें हमारे लक्ष्य की, उद्देश्य की प्राप्ति होगी, हम सफल होंगे। और भारत देश पूरी दुनिया में एक निराला, एक विलक्षण ऐसा देश है जिसमें विभिन्नताएं भी एकता की तरफ ले जाती हैं। बहुत सी नदियां अंततः आकर समुद्र में तिरोहित होती हैं, और वही भारतीय संस्कृति है जिसमें ये समस्त राज्यों, क्षेत्रों, समुदायों, जातियों, धर्मों और भाषाओं की संस्कृतियाँ उसी एक भारतीय संस्कृति में आकर तिरोहित होती हैं। यहाँ भांति भांति के खान पान है, अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में, ऋतु के आधार पर, मौसम के आधार पर हम देख सकते हैं कि खान पान वहाँ पर अपनी पहचान बनाते हैं। अलग अलग वेशभूषाएं हैं, कहीं किसी एक प्रकार की महिलाओं की वेशभूषा है,
कहीं दूसरे प्रकार की है। ऐसे ही पुरुषों की वेशभूषा, ऐसे ही बाल समुदाय की वेशभूषा, कृषकों की वेशभूषा, उनको धारण करने या ग्रहण करने की पद्धति, वो सब भांति भांति की है। अनेक जातियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म और संस्कृतियां हैं, और आचार विचारों में भी वैविध्य है। किंतु इन सब का तिरोहन अंततः या समन्वय अंततः भारतीय संस्कृति में दिखाई देता है। हम पहले भारतीय हो जाते हैं, बाद में हम अपने समुदाय, अपने धर्म, अपनी जाति आदि की बात फिर करते हैं। ऐसा ही जैसे एक माला के धागे में अनेक रंग बिरंगे मोतियों को पिरोया जाता है, या एक गुलदस्ते में रंग बिरंगे पुष्पों को सजाया जाता है, ठीक ऐसे ही ये भारत भूमि, ये भारतीय संस्कृति, ये भारतीय भूगोल, ये इसी बात का प्रतीक है कि हमारे सोच में, दृष्टि में, आचार में, व्यवहार में कुछ भी हो, लेकिन राष्ट्र हमारे लिए, राष्ट्रीय एकता हमारे लिए सदा सर्वदा सर्वोपरि रही है। इस तरह अनेकता में एकता के दर्शन हम करते रहे हैं। यही एकता इस राष्ट्र की रीढ़ है। किसी भी राष्ट्र की एकता के अंतर्गत भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भाषा के जन्म के साथ साथ ही अनुवाद का भी जन्म होता है। हम जानते हैं कि बाल्यकाल से, जन्म से बच्चा माँ की गोद में जब रहता है तो बिना औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण के भी वह भाषाई प्रयोग करने लगता है, वह भाषा ग्रहण करने लगता है, आत्मसात करने लगता है और सीखने भी लगता है। उसी समय अनुवाद भी उसकी भाषा के साथ जुड़कर उसकी संप्रेषणीयता को बल देता है। मुखमुद्रा को समझता है, बच्चा आंगिक चेष्टाओं को समझता है, जिसे आज की भाषा में हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। माँ की भ्रुकुटियों को, उसकी भाषा को भी जानता है, उसकी मुस्कुराहट को भी समझता है। अनुवाद के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति के साथ साथ अन्य संस्कृतियों का भी बोध करता है। यही समेकित संस्कृति का लक्षण भी है। हम अनेक संस्कृतियों को, यानी कंपोजिट कल्चर के रूप में जब अनेक संस्कृतियों को आत्मसात करते हैं, उसे अपनी जीवनचर्या, दैनिकचर्या का हिस्सा बनाते हैं, बहुत से भिन्न भिन्न भाषा भाषियों से संवाद और संपर्क करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, तो इसी समेकित संस्कृति का पोषण होता है। राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में अनुवाद की भूमिका जब हम इस पर दृष्टि डालें तो राष्ट्रीय एकता और अनुवाद के महत्व पर भी थोड़ी चर्चा हमें करनी चाहिए। राष्ट्र शब्द संस्कृत के राज्य धातु और स्ट्रन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका मूलार्थ है राज्य, राष्ट्र, देश और साम्राज्य। इसी प्रकार राष्ट्रीय शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो राष्ट्रे भवे इति राष्ट्रीयता, अर्थात राष्ट्र में घ प्रत्यय जब लगता है तो राष्ट्रीय बनता है। हिंदी भाषा में राष्ट्रीय एकस्य भाव इति एकता के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, इसकी स्वीकृति हुई है, और इस पर विस्तार से अनेक चिंतकों ने इसकी व्युत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में विचार भी किया है। राष्ट्रीय एकता के अभाव में किसी भी राष्ट्र का विकास असंभव है। इसीलिए चाहे वो
कृषि हो, धर्म हो, जाति हो, भावना हो, या अन्य किसी प्रकार के उद्योग आदि की बात करें, शिक्षा दीक्षा की बात करें, उन सब में यदि अखिल भारतीय या अखिल राष्ट्रीय स्तर पर एकत्व का भाव दिखाई देता है तो वह राष्ट्र चहुमुखी और बहुमुखी विकास की ओर उन्मुख होता है। उसके बिना उस विकास की, उस गति की परिकल्पना हम नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय एकता का मूल आधार सांस्कृतिक एकता को भी माना जाता है। इसके लिए मनुष्य का सांप्रदायिक रूप से सहिष्णु होना अत्यंत आवश्यक होता है। महामानव और मानव मूल्य परक दृष्टि, जब हम इसकी बात करते हैं तो इस शब्दावली से संबंधित एक विश्वकोश निर्मित हुआ प्रोफेसर धर्मपाल मैनी द्वारा, कई अनेक खंडों में उसका सृजन हुआ। उसमें राष्ट्रीय एकता को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा, समस्त राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना ही किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता है। आज देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के कारण राष्ट्रीय एकता प्रभावित भले ही हो रही हो, यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि एकता जीवन है, फूट मृत्यु है। एकता उन्नति है और फूट या विभाजन अवनति है। इसलिए एकता में बल है और फूट पतन की ओर ले जाती है। इस दृष्टि से हम एकता को एक शक्ति के रूप में, उन्नति के मूल सूत्र के रूप में और एक स्वस्थ, सुखद, आनंदप्रद जीवन के प्रतीक रूप में स्वीकार करते हैं। राष्ट्रीय एकता जिस देश में होती है उसे कोई अन्य राष्ट्र पराजित नहीं कर सकता, जीत नहीं सकता। इसी के माध्यम से देश के चारित्रिक बल का भी पता चलता है, क्योंकि देश के जो नागरिक हैं उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो मानसिकता है, उसके मूल में उनके आचरण, व्यवहार और चरित्र का बल स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ और महत्व हम इसी रूप में देखते, जानते और समझते हैं। अनुवाद को भी यदि हम व्याख्यात्मक दृष्टि से या व्युत्पत्तिपरक अर्थ की दृष्टि से देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि भाषा के जन्म के साथ ही अनुवाद का जन्म भी हुआ और तभी से इसकी आवश्यकता निरंतर बनी रही, इसकी प्रासंगिकता निरंतर बढ़ती रही। यह आज के आधुनिक युग में न केवल अपरिहार्य बन गया, उपादेय बन गया, प्रासंगिक बन गया। किसी भी समाज और देश का विकास अनुवाद के बिना संभव नहीं होता। भारत जैसे बहुभाषा भाषी और बहुसांस्कृतिक देश में अनुवाद परस्पर संवाद की सशक्त भाषा बनता है। न केवल राज्य और राष्ट्र के अंतर्गत हम अनुवाद को एक बहुभाषा भाषी समुदाय के संवाद का मूल मंत्र मानते हैं, अपितु वैश्विक स्तर पर भी हम इसे देख सकते हैं। इसलिए यदि कहा जाए कि प्रत्येक भारतीय, चाहे वह पर्वतीय क्षेत्र में रहता हो, चाहे वह समतल भूमि पर रहता हो, वह नगरीय परिवेश में रहता हो, किसी शहर में रहता हो, ग्रामीण परिवेश में, विकसित राज्य में या अविकसित राज्य में कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, यदि वह वहाँ भारतीय नागरिक के रूप में है तो एक जन्मजात अनुवादक भी वह होता है, क्योंकि वह अनेक धर्मों, समुदायों, संस्कृतियों, जातियों, भाषाओं और बोलियों के बीच में, वह एक ऐसी राष्ट्र की भौगोलिकता के बीच में अनुवाद की शरण लेता है और उसी से संवाद स्थापित करता है, उसी से परस्पर वैचारिक विनिमय भी करता है।
अलग अलग भाषा भाषी व्यक्ति, नागरिक, अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों से जुड़े हुए नागरिक व्यक्ति परस्पर जब संवाद करते हैं तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अनुवाद की और अनुवादक की होती है। इसलिए हम एक दूसरे से जब भी जुड़ना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, एक दूसरे को समझना चाहते हैं, आदान प्रदान करना चाहते हैं, वैचारिक विनिमय करना चाहते हैं, तो इन सब से ऊपर एक दूसरे के साथ एकता की कड़ी में पिरोए जाना चाहते हैं तो हमें अनुवाद की शरण में जाना ही होता है, क्योंकि अनुवाद से ही हम एक दूसरे के विचारों को, धार्मिक मान्यताओं को, सांस्कृतिक परंपराओं को समझ सकते हैं, उनके खान पान को, उनकी वेशभूषा को, उनके आभूषणों को जान सकते हैं, उनके संस्कारों से हम अवगत हो सकते हैं। भारत में प्रत्येक बालक जब जन्म लेता है तो विरासत में उसे एक भाषा माँ के दूध के साथ मिले संस्कार के साथ प्राप्त होती है। मातृभाषा कहलाने वाली इस भाषा को सीखने या जानने के लिए उस बच्चे को किसी विद्यालय में, किसी संस्था में नहीं जाना होता। वह इस भाषा को माँ के हाव भावों से, आंगिक चेष्टाओं से धीरे धीरे सीखता चलता है। दूसरी भाषा, वह बच्चा घर से बाहर निकलकर, पार्क में जाकर, अड़ोस पड़ोस में जाकर, घर में आने वाले अतिथियों, मित्रों, परिकर के लोगों से संवाद करते करते सीख लेता है। हमें इस भाषा को हम संपर्क भाषा या लिंक लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। हमारे संविधान में भी इसका एक अलग से उल्लेख करते हुए प्रावधान किया गया है। इसलिए इसके लिए वह शिक्षक बनता है समाज, वह संस्कृति, इस समाज के लोग जो हमें भिन्न भिन्न भाषा भाषी समुदाय के लोगों से संवाद और संपर्क कराते हुए उनकी शब्द संपदा से अवगत कराता है, उन शब्दों की अवधारणाओं से परिचय कराता है। स्कूल कॉलेज की आवश्यकता इसके शिक्षण अर्जन में भी हमें नहीं पड़ती, क्योंकि यह समाज से ही ग्राह्य होती है, प्राप्त होती है। इसलिए जो कुछ सोचता है छोटा बच्चा, वह अपनी भाषा में सोचता है, और जब उसे व्यक्त करता है मौखिक या लिखित रूप में, तो उसे सामने वाले यानी ग्राहक को ध्यान में रखकर, दृष्टि में रखकर वह उसे व्यक्त करता है। इस व्यक्त करने वाली भाषा को हम संपर्क भाषा कहते हैं, जबकि सामने वाला जब उसे ग्रहण करता है तो संपर्क भाषा से अपनी भाषा में अंतरित करके ही ग्रहण करता है। यानी उसकी ग्राह्यता का, उसके आत्मबोध का, उस भाषाई बोध का मूल आधार संपर्क भाषा बनती है। इस तरह बंगला भाषी बच्चे का संवाद यदि तमिल भाषी बच्चे से होता है या अन्य किसी भी भाषा भाषी बालक से होता है, तो उसमें अनुवाद की एक प्रक्रिया जो प्रकट दिखाई नहीं देती, वह सहज रूप से कार्य करती दिखाई देती है। यही प्रक्रिया पूरे भारत को, पूरी भारतीयता को एकता के सूत्र में बांधती है, परस्पर जोड़ने का काम करती है। हमारे ऋतु रिवाज, हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं, हमारी वेशभूषाएं, हमारे आभूषण, हमारे संस्कार, हमारे आस्था विश्वास, ये सब जो अनुष्ठानों के रूप में जिनसे हम जुड़ते हैं, वो एक दूसरे की संस्कृति से आदान प्रदान करते हुए परस्पर भागीदारी और प्रभावात्मकता के साथ उसे अपना मानते हुए हम जुड़ते हैं, और इसमें एक बड़ी और रचनात्मक भूमिका अनुवाद की होती है। यहाँ तक कि खान पान और पकवानों का राष्ट्रीय भ्रमण भी, अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण भी इसी अनुवाद प्रक्रिया से उपकृत होता है। यही नहीं, संस्कृत एवं हिंदी का
समस्त नीति काव्य इसी बात की दुहाई देता है कि पहले तोलो फिर बोलो। सोच समझकर बोलने की एक भाषा है और उसे मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्त करना या करने की दूसरी भाषा है। तो जो सोच समझ की भाषा है वो एक प्रकार से स्रोत भाषा है और अभिव्यक्त करने की जो भाषा है वह एक प्रकार से लक्ष्य भाषा है। इन्हीं को हम सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज के रूप में देखते हैं। कोई भी वक्ता पहले सोचता है, बोलने या लिखने से पहले उस पर विचार करता है और फिर जब सामने वाले तक उसे संप्रेषित करता है, उसे अभिव्यक्त करते हुए अपने ग्राहक तक पहुंचाना चाहता है, तो निश्चित रूप से इसमें अनुवाद की एक प्रक्रिया जो भले ही मुखर ना हो लेकिन वो विद्यमान रहती है। शब्द का चयन हो, वाक्य विन्यास का गठन हो, उचित अनुचित का बोध हो, इसी प्रक्रिया से वह संबद्ध रहता है। इसीलिए तो संत कबीर ने कहा भी है कि कबीरा जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल, आप कहीं भीतर गई जूते खात कपाल। अर्थात हमें सोचकर, समझकर, नापकर, तोलकर बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार मुख से निकली हुई बात यदि समाज विरुद्ध हो गई, व्यक्ति विरुद्ध हो गई, राष्ट्र विरुद्ध हो गई, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे वचन से, हमारे कथन से कुछ भी ऐसा न निकले जो इस बात का द्योतक हो कि हम बिना सोचे समझे बोलते या लिखते हैं। इसलिए अनुवाद में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, इनके बीच अनुवादक को एक सेतु निर्माण करना होता है। इसलिए अनुवाद को हम एक सांस्कृतिक सेतु भी कहते हैं। अनुवाद वस्तुतः राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता, धार्मिक एकता, सांस्कृतिक एकता, वैचारिक एकता और इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों अनुशासनों में भी एकता स्थापित करने वाला एक बहुआयामी, बहुदिशागामी सेतु है, पुल है। एक ऐसा सेतु जो परस्पर जोड़ता है, आदान प्रदान के लिए, परस्पर विनिमय के लिए प्रेरित करता है, भेदभावों को, दूरियों को, बाधाओं को दूर करता है, निर्बाध आवागमन और अभेद विनिमय का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसी विद्या और ऐसी विधा हर तरह से उपयोगी और प्रासंगिक ही सिद्ध होती है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।